ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी में भयदाम जाड्य अंधकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐं रील ऋक् ऐं ऐ औ छायावरट् अयो छायावरट् लन् यमगणनं झबयो गणदश जबगणदश खफ चट चट तव कपयो शससर हल ती माहेश्वराणी सूत्राणि। विसर्ग संधि पे विचार पूरा हो गया था और विसर्ग संधि के साथ जो लघु सिद्धांत कौमुदी में पंच संधि प्रकरण जो ये जितना दिया हुआ है ये इसकी यात्रा पूरी हो गई थी। तो लगता है कि संधि आप लोगों की पक्की हुई होगी, नहीं हुई होगी तो करते चलो, थोड़ा थोड़ा देखते चलो और जो संधि से संबंधित किसी सूत्र में सूत्र पढ़ेंगे या कोई रूप आएगा या कुछ ऐसा संधि का कोई विचार आएगा तो अभी भी नज़र मारते चलो, क्योंकि संधि एक ऐसा विषय है कि वो तो हर जगह मिल ही जाता है, उसके लिए विशेष प्रयास को करना पड़ता नहीं, दिख ही जाता है। बस खाली आपको ये करना है, प्रत्येक शब्द जो आपको मिलता जा रहा है उसको तोड़ने की कोशिश करें, विच्छेद करने की कोशिश करें, तो आपको उसका सामान्य ये ज्ञान होता रहेगा कि यहाँ पर ये संधि होगी, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। अब संधि प्रकरण के बाद में जो प्रकरण प्रारंभ होता है वह है सुबंत प्रकरण। षडलिंग प्रकरण है और आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में अथ षडलिंगेषु अजंत पुल्लिंगाः। अथ शब्द का अर्थ कई है, आप लोगों को पहले बताया है, लेकिन दो अर्थों को यहाँ विशेष रूप से समझा जाता है। एक तो अथ शब्द का अर्थ जो होता है अनंतर, दूसरा अर्थ होता है अथ शब्द का कि ये मंगलकारी है। ओम और अथ जो है ये दोनों शब्द षष्ठी के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के सहज भाव से उनके कंठ को भेद के ये निकले, तो ओम भी मंगलकारी है, अथ भी मंगलकारी है, तो मंगलकारी होने की दृष्टि से भी अथ शब्द लिया गया। और दूसरा अथ शब्द का मतलब है अनंतर। अनंतर का मतलब क्या होता है जानते हैं? आप जानते हैं अनंतर का मतलब क्या होता है? अनंतर का क्या मतलब हुआ? अनंतर का अनंतर शब्द बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि इसके पश्चात अब यहां तक मैंने काम कर लिया है ऐसा कुछ, अब मैं ये करता हूं। जैसे कोई कहने लगे ना कि मैंने भोजन खा लिया, भोजन पा लिया, अब भोजन पाने के अनंतर मैं अब जो है कुछ मिष्ठान खाता हूँ, सामान्य भोजन खाने के बाद अब मैं को मिष्ठान खाता हूँ या अब लस्सी पीता हूँ, ऐसा कह सकता है ना कोई व्यक्ति। यानी पहले कुछ कार्य हुआ है, वो कर लिया है, अब उसके अनंतर मैं कुछ कर रहा हूँ। अब समझ आया अर्थ इसका अनंतर का? कोई एक कार्य हो गया है तब उसको अथ शब्द का अर्थ एक अनंतर भी है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहता है,
जिज्ञासु, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में, और धर्म सूत्र में कहता अथातो धर्म जिज्ञासा। तो उसका तात्पर्य ये है कि इसके पूर्व में मैं कई सारी ऐसी चीजें देख चुका हूं कि जो मेरे देखने जैसी थी, जो जानने जैसी थी, वो मैं जान चुका हूं। अब मुझे ब्रह्म की जिज्ञासा है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में यही तो कहना चाह रहे हैं वो कि अब मैं जो पहले देख चुका था उसके अनंतर अब मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं। तो अथ शब्द के दो अर्थ यहां पर हमें समझने चाहिए। एक अर्थ समझना चाहिए मंगलकारी और दूसरा अर्थ समझना चाहिए हमें अनंतर। ठीक है, अब इसमें है अथ षडलिंगेषु अजंत पुल्लिंगा। षडलिंगेषु का क्या मतलब है यहाँ कि देखिए, लिंग तो 3 ही होते हैं, तो षड कैसे हो गए, 6 कैसे हो गए, 6 लिंग कैसे हो गए? तो कहते हैं कि आप जब, वैसे तो पूरे व्याकरण शास्त्र में विशेष रूप से 3 ही प्रकार की चीजें जो हैं वो हैं मुख्य। सुबंत हैं, तिंगंत हैं और अव्यय है। वस्तुतः अव्यय भी सुबंत ही होते हैं, लेकिन फिर भी उसको अलग से कहने का एक तात्पर्य ये है कि जैसे ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय होता है ना, ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय का मतलब समझते हैं आप लोग? ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय का मतलब कुछ कोई जानता है यहाँ? कोई बताएगा? ब्राह्मण ऐसा लग रहा है कुछ आप कह सकते हैं, जैसे ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय बोलते हैं एक। नहीं, कुछ भी सामान्य भाषा में बता दो। हमारा तात्पर्य ये नहीं है आपको कि आपसे कोई सदी सदाई भाषा पूछ के हम आपको खाली, आप उसका भाव भी बता दो कि वशिष्ठ ब्राह्मण न्याय का भाव क्या बन रहा है, वो भी तात्पर्य काफी हो जाएगा। हाँ, लगभग वही बात आप कह रहे हो। कोई ये कहने लगे कि ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ऐसा कहने लगे, यदि एक उदाहरण है, ये भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं, आप अपने तरीके से समझा सकते हो। ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उसमें से भी यदि हमें ये कहना हो कि वशिष्ठ ब्राह्मणों को आप विशेष भोजन कराइए अथवा विशेष दक्षिणा दे दीजिए, तो विशेष के द्योतन के लिए कहा ना, वस्तुतः है तो वो भी ब्राह्मण ही वहीं आ गए। तो इसी तरह जो अव्यय की बात करी, अव्यय भी जो है ये सुबंत ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग रखने का विशेष तात्पर्य होता है। तो ये हमारे व्याकरण शास्त्र में सुबंत होते हैं, तिंगंत होते हैं और अव्यय होते हैं। गाड़ी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये सुबंत क्या है? सुबंत में आप लोगों ने पहले संधि देखी थी, सुप अंत सुबंत होता है। सुबंत कैसे बना था? क्योंकि संधि पढ़ के आए हो इसलिए आपको छेड़ता तो मैं रहूंगा। आप लोगों की संधि तो पक्की करवानी है। अब देखो भाई, कंट्रोल अगर संधि में नहीं रहेगा, आगे फिर सुबंत पक्का कराना है तो हर चीज ऐसे पक्की होनी चाहिए। तो सुप अंत से फिर ऐसे हमारा बन गया था ये। अब जानते तो सब हैं, लेकिन खोपड़ी से निकल जाती है बात, ये बन जाता है। अब मुझे ये बता दो, ये सुप अंत में पकार जो है ये बकार में किस सूत्र से चेंज हो गया? झलाम जसवंते से। ठीक है, अब पकड़ना शुरू करो महाराज, झलाम जसवंते से हुआ ये। जैसे एक चीज आपको पकड़ाई थी, ए के बाद और ओ के बाद यदि ऐसा कुछ आ जाए, अंग्रेजी का एस जैसा अवग्रह चिन्ह, ये क्या, कौन सी संधि होती है? हाँ, वह ऐसे ही पकड़ना चालू कर दो, झट झट। ठीक है, तो हम सुबंत की बात करेंगे, अर्थात सुप हो जिनके अंत में, उसी को तो सुबंत कहेंगे। जिनके अंत में सुप हो उन्हीं को तो सुबंत कहेंगे। अब सुप क्या है ये जिक्र अभी आगे चलेगा। जो 3 बताए सामने, सुबंत, तिंगंत, अव्यय जी, मतलब ये अजंत नहीं, ये क्या है, व्याकरण शास्त्र में शब्द 3 प्रकार का होता है। हाँ, शब्द के 3 प्रकार हैं व्याकरण शास्त्र में। या तो वो सुबंत होगा, या तो वो तिंगंत होगा, या तो वो अव्यय होगा। और कहाँ होता है भाई? 3 ही तरह के शब्दों के साथ हम खेल रहे होते हैं। क्रियापद होता है या हमारा, या सुबंत होता है, अव्यय होता है। और अव्यय भी सुबंत होता है, ये बात बताई हमने, लेकिन विशेष उसको द्योतन करने के लिए उसको अव्यय ऐसा रख दिया गया। तो अब हम सुबंत की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सुबंत फिर
आगे हम लिख ही देते हैं इसको। ऐसा होता है ना, लिखने से स्मृति और पक्की होती है। सुबंत, तिंगंत, इन्हीं की चर्चा चलती रहती है व्याकरण में, इन्हीं की रूप सिद्धि इत्यादि करते रहते हैं, इनको बनाते रहते हैं। अब ये सुबंत जो है फिर आगे जाके दो हिस्सों में बट गया, एक अजंत, एक हलंत। अजंत जो है आप जानते हैं अचंत से अजंत बना है ना। ये अचंत था, ऐसे अच, ऐसे अच था ये, और ऐसे अंत था। अच से ये अज बना है। किस किस सूत्र से बना है? ढलाम जसवंत। ठीक है, देखो इसकी सामान्य पहचान हम आपको बताएं, मोटी पहचान। जस, झलाम जसवंत में जश आदेश करते हैं। जस में वर्ण कितने हैं? ज, ब, ग, ड, द। कितने हैं? 2 2 4 5 ही तो हैं। जश आदेश हुआ। कुछ मोटी मोटी पहचान बता रहे हैं, वैसे तो आप अपने दिमाग से भी लगा लेना। तो सीधे सीधे दिमाग लगाया करो। जहां कोई शब्द बन के इनमें से कोई आगे खड़ा हुआ है, बा, जा, गा, डा, दा, अब जा बन के खड़ा हुआ है तो दिमाग लगाओ, वहीं से उठ के आया होगा, है कि नहीं? ये मोटी मोटी सी बातें हैं, कुछ ऐसी पकड़ने वाली। अच्छा, तो एक तो हो गया ये। अब खूब आपसे संधियां पूछी जाया करेंगे, इसलिए आप अपनी कमर तो ले कस। अब जितनी आप, हमने कहा था कि भाई टेस्ट लेंगे, हमने टेस्ट तो लिया नहीं, तो ये रोज ही टेस्ट हो जाएगा। बस क्लास भी हमारी नहीं छूटेगी, वो भी चलती रहेगी, हमारा अनाध्याय भी नहीं होगा। और जो चीज प्रयोग में आ रही है उसकी जब संधि तोड़ते हैं उसका मजा भी कुछ निराला होता है, उसका लगता है चलो प्रयोग में आ रही है। तो इसी तरह अजंत हलंत हम सब खेल करते रहेंगे। तो ये अजंत है। अब अजंत का मतलब ये हुआ कि अच और अंत है ये, अर्थात जिस शब्द के अंत में कोई अच वर्ण आ जाए उसको क्या कहेंगे? अचंत या अजंत। संधि नहीं करी तो कोई बात नहीं, अजंत। वक्ता को ये छूट होती है संधि करने ना करने की, लेकिन अजंत हुआ। अब अजंत का मतलब कौन कौन से उसके अंत में शब्द आ सकते, वो आ सकते हैं वर्ण, आप बताइए अंत में। हाँ, अजंत के, अजंत शब्द के अंत में कौन कौन से वर्ण आ सकते हैं? अजंत कौन कौन से होते हैं? अच कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, री, रिल री, ए, औ, आई, आई आ गए ना, आओ। अर्थात यदि कोई भी शब्द के अंत में ये वर्ण आ जाए तो वो अजंत कहलाएगा। ठीक है, और हलंत आप जानते ही हैं, वो पूरा की पूरी खास नहीं। ये तो कम थे इसलिए हाथ से लिख दिया, 9 थे तो लिखने में कोई नहीं था, वो 33 लिखने में कुछ हलंत, तो आप जानते हैं, ये तो संधि पढ़ के आए हैं। तो अजंत और हलंत था, कम रह गई एक मात्रा औ पे ना। हाँ सही है, औ की जगह ओ कर दिया हमने इसको। तो ये तो हो गया आपका अजंत और हलंत की बात। फिर भी ये 6 लिंग तो नहीं बने, लिंग तो अभी भी फिर आपको लगेगा अजंत और हलंत 2 ही हो गए। तो अजंत और हलंत में भी फिर 3 विभाग हो गए ना। इसमें 3 विभाग हो गए अजंत में, क्या? पुल्लिंग। ठीक है, इसमें 3 विभाग हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
इसी तरह इसमें 3 विभाग हो गए। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसमें 3 विभाग हो गए, और हलंत में 3 विभाग हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपके। तो इस तरह जो 6 लिंग जो बन गए अभी फाइनल निकल के जो आ गए, वो क्या आ गए, षडलिंग की जो बात हुई है वो 6 क्या निकल के आ गए, अजंत, हमें एक बात याद आ गई, ये दरवाजा जो थोड़ा सा खुला ना अभी, तो हवा से खुला है, जाहिर सी बात है हवा से खुला है, तो कोई मिलने तो आया नहीं हमसे कि उसने खोला है, हवा से ही खुला है। तो हम जब पढ़ते थे तो पढ़ने के समय पे, अब इन्हीं दिनों की बात थी, तो हवा तो, आवाज नहीं पहुंच रही क्या वहां, कोई लाइव बंद तो नहीं हो गया कहीं? हाँ बोलिए, लाइव तो चल रहा है, होम लाइव चालू है। तो हवा से कुछ दरवाजा खुला, तो हमारे मित्र को हमने बोला कि अरे दरवाजा खुल गया भाई, ये किसने खोला? बोला ये आपको पता नहीं है? हमने पवन खोल के गया। मैं कहा पवन किसी लड़के का नाम होगा। फोन क्या कर रहा था? ओम, ओम, हाँ बोलिए, लाइव तो चालू है, क्या समस्या है? हाँ अरे दिखेगा, लाइव तो चल रहा है। तो अजंत पुल्लिंग, अब ये सब, ये प्रकरण क्या है ना, बहुत कच्चा रह गया होगा जिसका, उसको बहुत ये रहेगा कि मेरा कच्चा तो नहीं रह गया, वो फिर फोन वोन भी करेंगे को। अजंत पुल्लिंग, और इसी में अजंत स्त्रीलिंग, इसी तरह अजंत नपुंसकलिंग, इसी तरह जो है, अब 3 ये अजंत में हो गए, 3 अलंत में हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरे 6 हो जाएंगे। समझ में आई ना ये बात? आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भी विशेष ध्यान मुझे रखना पड़ता है ना, इसीलिए। तो इस तरह से ये षडलिंग हो गए। तो षडलिंग की अब हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं, षडलिंग प्रकरण ये शुरू हो रहा है। प्रकरण प्रकरण हम पढ़ेंगे, अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ऐसे पढ़ते जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक भी सूत्र मिस हो गया अजंत पुल्लिंग का, फिर स्त्रीलिंग में आप वो सूत्र लगाने में घबरा जाएंगे, और स्त्रीलिंग में मिस हो गया तो फिर नपुंसकलिंग में। कुछ ऐसे सामान्य सूत्र होते हैं अजंत पुल्लिंग में ही जो हर जगह फिट बैठते हैं, क्योंकि कुछ सूत्र जो होते हैं कि चलो उस प्रकरण में बात खत्म हुई, अब हमने बस्ता बंद कर दिया, बात खत्म हो गई। सामान्यतः देखो, जो गलतियां हमसे हुई या जो गलतियां सामान्य विद्यार्थी करता है, उसका हम जिक्र पहले ही कर रहे हैं। हो क्या जाता है कि हम ये सोचते हैं कि चलो अजंत पुल्लिंग में मेरे 2-4 सूत्र छुट गए, अब इनसे पीछा छुट गया, अब तो नया प्रकरण पढ़ेंगे, इनकी कोई बात नहीं। ऐसा होता नहीं। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि वो सामान्य सूत्र होते हैं, वो यहां भी लगेंगे और उसके आगे भी पूरे में लगते चले जाएंगे। इसलिए सूत्र कोई पकड़ में नहीं आ रहा तो उसको पढ़ने की कोशिश करना, पूछने की कोशिश करना, चर्चा करने की कोशिश करना, लेकिन पकड़ना। मोटा मोटा सूत्र तो पकड़ में आपको पूरा आना ही चाहिए। वो गंभीरताएं तो देखो, कई बार जब आवृत्ति होती है लघु की तब बनती है, क्योंकि लघु क्या है, बहुत आवृत्ति मांगती है, लेकिन मोटा मोटा अर्थ तो आपको हर सूत्र का पता होना चाहिए। इसलिए ये आप लोगों को हम कह रहे हैं। अच्छा, इस प्रकरण को नाम प्रकरण भी कहते हैं। नाम का ही जिक्र चलता है ना, इसमें सारे नाम ही रखे जाते हैं, राम है, हरि है, तो नाम प्रकरण भी इसको कहा जाता है। ये इस प्रकरण की कुछ पृष्ठभूमि है। और आप अभी अजंत के जो रूप हैं इसमें देखेंगे, तो अब आगे सूत्र जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है इसका, अजंत पुल्लिंग का। अच्छा, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, देखो सूत्र बड़ा गजब का। और सूत्र क्या है, आप लोग तो सहमत आ गई संधियों को लेके है। अब संधियां निकल निकल के आएंगी सूत्रों में। अर्थवत, पहला ही सूत्र है इसका, अर्थवत धातु प्रत्यय।
सीधा ही लिखा है, अर्थवत धातु प्रत्यय। प्रातिपदिकम, ठीक है। हमारी इस अध्याय में ये 1, 2, 45 की स्थिति में बैठा हुआ है। इस अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक में पद की देखेंगे कौन कौन से पद इसमें है, फिर उसके टूटने से हमें कुछ पता चलेगा। नहीं, पहले पद तोड़ दो उसके, क्या क्या पद है इसमें। अर्थवत, क्यों कौन से है इसमें अर्थवत में विभक्ति? देख के आने लगे हो क्या कहीं से पहले से ही? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात। अच्छा आगे क्या है? धातु। आगे क्या है? अधातु। इसमें से ये जो ता निकला है आधा निकला है, पूरा नहीं निकला, तो इसका आ जो है ना वो धातु के साथ जुड़ गया। आई बात समझ में? अरे इसमें तो पूरा दिखेगा ना, इसमें तो पूरा दिखेगा ना। अरे ये देखा था ना आपने, हा या वा रा, ऐसे देखा था ना माहेश्वर सूत्र में। क्या कहा था उन्होंने? इति माहेश्वर सूत्राणी नहीं कहा था। आकार से संबंधित क्या कहा था? हाँ, आज तो पकड़ गए मौके की बात। उच्चारणार्थ है ना वो, लेकिन जब निकालोगे तो अलग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और उच्चारण के लिए तो रखना पड़ेगा कि जोड़ के निकालना तो पड़ेगा ना। जब उसको अलग पद निकालोगे तो इसमें से क्या निकलेगा? अर्थवत अलग निकलेगा, अधातु अलग निकलेगा, और आगे क्या निकलेगा आप दोनों नहीं यही बताएंगे। आगे भी अप्रत्यय। देखो ये आपने सही निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। आगे अगला पद निकालिए कोई, एक ही तो पद बचा अभी बस, 4 पद हो गए ना सूत्र में, ठीक है। एक क्या निकला? अर्थवत, एक अधातु, एक अप्रत्यय, एक प्रातिपदिक, ये इसमें से पद निकला। अब ये प्रातिपदिकम होता क्या है, कोई बताएगा प्रातिपदिक? क्योंकि इतना सुन चुके हो आप प्रातिपदिक शब्द को, इतना सुन चुके हो कि मुझे लगता है कम से कम 40 बार तो आ ही गया होगा प्रातिपदिक। नहीं, पहले पढ़े हुए में भी और अभी में भी। कोई प्रातिपदिक के बारे में बता सकता? प्रातिपदिक वैसे मोटे भाषा में प्रातिपदिक क्या होता है ना? वो तो लिखा ही हुआ है, वो जो होता है वही होता है, वो तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। वैसे क्या होता है? अर्थवद हो, अधातु हो और अप्रत्यय हो तो वो प्रातिपदिक। ये तो प्रातिपदिक संज्ञा की गई है, ये तो प्रातिपदिक नाम रखा गया है कि अर्थवत जो हो, अधातु हो अर्थात धातु ना हो, ना धातु सी अधातु, और अप्रत्यय हो, ना प्रत्यय थी अप्रत्यय, उसको प्रातिपदिक कहेंगे। ये तो एक इस तरह से हो गई। लेकिन इस प्रातिपदिक शब्द में भी कुछ शक्ति ऐसी समाहित है, ये भी तो अनवर्त संज्ञा है ना। संज्ञा कितने प्रकार की कैसे होती है? एक तो होती है संज्ञा ऐसी कि जिससे हमें यही पता नहीं चलता कि ये इसका मतलब क्या निकलने वाला है। एक होती है अनवर्त संज्ञा, जिसको देखकर ही हमें ये पता चलता है कि इसका ये अर्थ होगा। देखो नाम की और अर्थ की बात चलने वाली है अभी अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा हम उस विषय पे प्रकाश डाल रहे हैं। पदम पदम प्रति गच्छति, पदम पदम प्रति गच्छति। पद बनने जा रहा है ना, पद होने के लिए जो चल रहा है, गच्छति चल रहा है, चल दिया गंगा किनारे पहुंचेगा उत्तरकाशी कि नहीं? तो पद बनने के लिए चल दिया, जो पद बनने के लिए चल दिया वही तो प्रातिपदिक है। क्योंकि देखिए आप इसको मोटे भाव से समझिए, हम आपको ऐसे ढंग से बताना चाहते हैं कोई चीज जो आपको याद रहे, शब्दों की घटाटोप में उलझाना नहीं चाहते। आप ही समझिए ना ये बात। जब प्रातिपदिक क्या पद होता है क्या? नहीं होता। और पद से पहले की भी वो धातु भी नहीं होता, कोई बीच में ही खड़ा है बेचारा। और कहां जा रहा है? पद बनने के लिए। तो परिभाषा फिट बैठ रही है ना, पदम पदम प्रति गच्छति। तो पद बनने के लिए जब वो चल रहा है तो उसी को प्रातिपदिक कहेंगे। ये इसका सामान्य मतलब प्रातिपदिक को देख के ऐसा मन में आ सकता है, ठीक है।
अब सूत्र की, हाँ, प्रतिपदा तिथि वो तो छोड़ दो, फिर उसमें फिर ज्योतिष के हिसाब से घटाना पड़ेगा, क्योंकि तिथियों का मामला उधर ज्योतिष में घुस गया। फिर वो प्रतिपदा को मत पूछो, फिर वो कभी और उसमें पूछ लो। हाँ हाँ, तो वो उसमें एक प्रत्यय होता है, वो प्रत्यय लग के ऐसा बनता है, और देख लोगे आप आगे कैसे बनता है। एक प्रत्यय होता है, वो प्रत्यय लगेगा, हमारे भी दिमाग में अभी नहीं है वो प्रत्यय लग के फिर प्राति बन जाता है। वो प्रतिपदम होता है, प्रतिपदम से फिर प्रातिपदम होता है, प्रतिपदम होता है फिर प्रातिपदम हो जाता है। मतलब उसको लगाने का क्या उद्देश्य क्या है? प्राति ही क्यों बनाना है? प्रातिपदिकम है, मतलब अगर है तो बता दे। नहीं है, नहीं, फिर बता देंगे, ठीक है, अभी चलने दो गाड़ी को। तो फिर जो है इसमें वृत्ति की तरफ चलते हैं। धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संयम स्यात्। जो बात आप लोगों ने बोली, धातुम धातु, प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा, इसकी वृत्ति का कोई अर्थ बताएगा? पहले से मत लगाओ, पहले इसका आगे पढ़ो। धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जयित्वा, वर्जित्वा मतलब उसको छोड़कर। अर्थ पूरा बदल गया कि नहीं बदल गया? यहाँ पहले जो आप धातु पढ़ के आ रहे थे, प्रत्यय पढ़ के आ रहे थे, प्रत्यांत पढ़ के आ रहे थे, पहले तो ये लग रहा था कि धातु प्रत्यय प्रत्यांत हो, लेकिन जैसे ही ये चा लिखते ही कि इन सबको ले लिया, और फिर वर्जित्वा लिखते ही छोड़कर हो गया। तो इनको छोड़कर अर्थवत जो हो, ऐसे शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा हो, अर्थात धातु ना हो, प्रत्यय ना हो, प्रत्यांत ना हो, ये तीनों चीज ना हो, इनको छोड़कर यदि वो अर्थवत है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो। अब आप मुझे ये बता दो, इसमें अर्थवत शब्द स्वरूप में सूत्र कौन कौन से लग गए? सारे होश में आके बताना, फिर बोल रहा हूं होश में आके ये शब्द लिख रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो छोड़ के नहीं निकलेंगे संधि को बिल्कुल भी आगे, ये तो छोड़ना ही नहीं, इनको तो पकड़ के रखना है अच्छे से। जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अब संधि में बढ़िया हो गया है, तब तक मैं वो शब्द को छोड़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको पकड़ के लेके चलूंगा। ये देख लीजिए, अपनी कॉपी पे बना के दे दीजिए मुझे, अपनी कॉपी पे ऑनलाइन वाले भी बना ले। सूत्र ही मेन है, तोड़ने में तो आपको सुना ही दिया, आप तोड़ के बता दोगे अर्थवत है जी, होगी बात खत्म। नहीं नहीं, सूत्र ही मेन। और होश में देखना, होश शब्द बार बार जोड़ा गया है, क्योंकि वो गलती ना कर दो, हालांकि समझाया हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर भी इसमें ये जो आ गया अर्थवत शब्द स्वरूप में कौन कौन से सूत्र लग गए, देखते हैं आप बता पाते हैं कि। लिख दिए आप? पकड़ा, इनको दे दो, ये दे देंगे, इनका हाथ लंबा है, कानून के हाथ लंबे होते हैं ना। जब हमने ये कहा था होश में होके बोलना, तो आपने होश में होके थोड़ी लिखा है ये तो आपने वो बात लिख दी कि ऐसी, ये मतलब सामान्य जो लघु पढ़ने वाला विद्यार्थी लिखता है तो वो बात होगी। एक विचारक की तरह लिख के दिखाओ, जो अच्छा विचारक होता है, जो सामान्य व्यक्ति जो लिखता है उसी तरह आपने लिख के रख दी। एक अच्छे विचारक की तरह लिख के बताओ, इसमें कुछ गंभीरता होगी ना, इसीलिए तो पूछा हमने। ये तो हमें पता था आप यही तीर मारने वाले हो, इसमें यही संधि तोड़ के झट से हमारे हाथ में दे दोगे, ये नहीं, इससे भिन्न कुछ और इसमें दीजिए। गलत वो भी नहीं है, लेकिन गलत है। नहीं, हमें क्या पता एक और या दो, हम हिंट सारा हम ही बता देंगे तो फिर आप क्या लिखोगे? ये तो पूछने का तरीका हो गया ना। टीचर को पहले वो जैसे वो एग्जामिनेटर या कोई खड़ा होता था, ड्यूटी देता था कि ये ऐसा है, पूरा क्वेश्चन पेपर उसी से सोल्व करवा दो। आप बताइए, स्वयं से बताइए इसमें। अब ये संधि से आगे, अब आगे तो इतनी संधियां प्रयोग होने वाली है रूप सिद्धि में बहुत, अगर वो क्लियर नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी।
कठिन पूछ लिया क्या प्रश्न बहुत। देखो देखो चलने लगी है बात इनकी, अब ये कुछ दिशा पकड़ रहे हैं सही। हाँ, सबसे पहले क्या लगा? अच्छा, फिर हो गया। ठीक है, आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? आपको लगता है मुझे यहीं इसी कमरे में रखना पड़ेगा कुछ दिन? क्योंकि फिर इसकी दिव्य ओरा में फिर आपकी बुद्धि जो है चमत्कारिक हो जाएगी। ये तो सामान्य बात है महाराज, थोड़ी इसमें और विशेष बात बताइए। और मैंने कम से कम 2-3 बार ये बात खोली आप लोगों को जानबूझ के कि ये गलती होती है, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, वही वही जो आप पकड़ रहे हो उसमें लाइए इसको, उसी में फिट बैठाइए। हिंट आपने सही दे दिया। सबसे पहले क्या लगाए, फिर उसके बाद क्या लगाए, फिर उसके बाद क्या लगाए? सबसे पहले खरीचा लगेगा। खर पर में मिल रहा है? क्या है खर पर में? शकार। अच्छा, और उसके पहले क्या मांगता है वो? झल। झल पर में मिल रहा है? क्या है झल में? नहीं, वकार कहाँ है? हाँ, चकार। चकार हो गया झल में। अच्छा, तो आपने खरीचा लगा दिया। खरीचे के पहले कोई और सूत्र प्राप्त नहीं है, खरीचा असिद्ध हो कभी, ये भी देख लो। अच्छा, आज पक्का कर लो, अगर अभी तक पक्का नहीं हुआ तो आज एक प्रिंट मार लो दिमाग पर कि ऐसा ही होगा। झलाम जसवंत का नंबर खोल के बताओ मुझे। अब 3 सूत्रों के आज मैं मानता हूं आज पक्का कर लोगे आप। झलाम जसवंत लिखवाओ मुझे, आप लोग स्वयं बताओ झलाम जसवंत का क्या नंबर है? 8:39 मतलब 39। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आपकी स्तोष सुनास्तु का क्या नंबर है? आपसे लिखवा रहा हूं जानबूझ के। 8:4:40। अब मुझे ये बताओ आप खरीचा का क्या नंबर है? ऑनलाइन वालों पक्का कर लेना, प्रश्न आपसे भी खड़ा होगा। 8:4। अब देखो, हमने अपने दिमाग में ऐसे ही बैठा रखा है। नंबर तो हमने आपसे पूछे, लेकिन हमने बोर्ड पे तो ऐसे ही लिखा ना, क्योंकि हमने दिमाग में फिट बैठा लिया कि पहले हम जलाम यदि तीनों सूत्र कहीं निमित्त प्राप्त है तो तीनों सूत्र में पहले देखो, शश छोटी तो सब बता देंगे, वो तो शाह से छा हो रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप कह दोगे। और शश छोटी में भी ये देखना है उसको लगाना कब है शश छोटी को। तो वो शश छोटी भले आप शुरू में ही लगा दोगे तो अच्छा है, शुरू में लगाने से वो कम से कम शकार से छकार तो बन जाएगा। शश छोटी का नंबर और बता दीजिए आप मुझे। 8:4। लेकिन शश छोटी की बात एक है, 8:4 63। शश छोटी की बस एक अच्छी बात है कि शश छोटी जिस निमित्त पे लग रहा है ये सूत्र उन निमित्त पे नहीं लग रहे, इसलिए आप उसको पहले में भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है शश छोटी को, और उसमें कोई समस्या नहीं है, तो उसको आप पहले भी लगाओगे तो बात नहीं। लेकिन ये इनमें थोड़ा आप क्रम देख लीजिए। पहले आप उसमें झलाम जसवंत लगा दीजिए, देखो कैसे लगाना है। देखिए ये कुछ ऐसे है, ऐसे ही है ना, और शब्द स्वरूप को छोड़ दो, उससे मेरे को लेना देना नहीं है क्योंकि इनमें ही है संधि। आप यहां पहले झलाम जसवंत प्राप्त है कि नहीं है? झलाम जसवंत क्या वो मांगता है? और कब हो? जब पद में हो। अच्छा, तो उसने क्या किया, उसको दकार बना दिया, इतना ही तो काम किया झलाम जसवंत ने। अच्छा, यहां पर लगा दिया आपने झलाम जसवंत सूत्र। अब इसके बाद आप ये देखिए झलाम जसवंत सूत्र के बाद आपको यहां पर कौन सा सूत्र प्राप्त है? इधर तो मिल गया शकार, उधर मिल गया तकार, तो कौन सा सूत्र प्राप्त है आपका? नहीं, दकार। दकार मिल गया, तवर्ग का दकार, तवर्ग का दकार मिल गया। तो स्तोषुनास्तु प्राप्त है कि नहीं है? स्तोषुनास्तु प्राप्त होने के बाद में आप क्या बना देंगे इसका? दकार से, लेकिन नंबर से लगाएंगे ना। हाँ, लेकिन नंबर से लगाएंगे तो क्या फिर तो क्या बना देगा दकार को?
स्तोष्टुनाश्चु। इधर इधर शकार चवर्ग है ये, हाँ जकार बना दिया, ठीक है जकार बन गया। देखो कितनी मजे की बात है कि ये जो हमारा शश छोटी है, शश छोटी यहां से मिलना हमें शुरू हो गया था ना, और शश छोटी देखो यहां भी प्राप्त है क्या है, क्या मांगता है शश छोटी, झल मांगता है, और झल के पर में जो मांगता है वो तो पहले उपलब्ध है, क्योंकि अम मांगता है अट मांगता है, दोनों उपलब्ध है। इधर झल मांगता है ना छोटी भी, तो ये हो गया, यहां भी ऐसा छोटी प्राप्त। ये तो एक तरह से नित्य सूत्र सा हो गया। नित्य सूत्र किसे कहते हैं, जय मांगता है, तो जय में नहीं आ रहा दकार, जकार नहीं आ रहा, चल रहा है ना, तो ये नित्य सूत्र हो गया। सच छोटी जो है ना वो नित्य सूत्र हो गया एक तरह से। यहां पर इस अर्थ में नित्य सूत्र किसे बोलते हैं, जो परिवर्तन जो कोई और संधि करने के बाद में भी वो फिर भी प्राप्त हो रहा हो, वो तो नित्य सूत्र है। तो नित्य सूत्र को आप, नित्य सूत्र का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसको आप अभी लगा दो या बाद में लगा दो, उसके पास तो पहले कंडीशन हमेशा ही उपलब्ध है, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए यहां पर, इसको चलो आप बना दीजिए, यहां से आप उसको शकार को, यहां से ता से, ये शकार चवर्ग है ना, शकार चवर्ग, यहां से उसको आप चाहो तो यहां पे लगा दीजिए शब्द, या अंत में लगा दीजिए, शब्द हो जाता है ना शश छोटी से, वो तो हो जाता है। अब यहां जो है आपको खरीचे प्राप्त है, क्या खरीचे क्या कहता है, खर पर में, खर में आ रहा है छा, ठीक है कि नहीं, देखो खरीचा भी प्राप्त होता जा रहा है। तो अंत में खरीचे से क्या बनना है, वो खरीचे क्या बनाता है, चर करता है। और चर करने का हमने आपको एक सिद्धांत बताया था कि आप उसमें यदि ये पता ना बैठे कि किसको किसके स्थान में बैठाना, तो खरीचे में जो यहां लिखा हो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण रख देना, याद है आपको ये बात बताई थी, तो यहां चकार रख दो। अर्थात ये आखिरी रूप जो बना है, आपने डायरेक्ट इसको बनाओ तो डायरेक्ट भी बन रहा है, यहां से स्तोष्टुनास्तु लग रहा है, स्तोष्टुनास्तु लगा के फिर आप लगा दो उसमें, सस छोटी लग रहा है, लेकिन क्रम आप यही रखो, और शश छोटी तो नित्य है, उसको तो जब मर्जी आप लगा लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस हमें बताना था आपको, आज के बाद शायद पक्का रह जाएगा ये, अब इस पे आपको चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, एक तो दिमाग में सेटिंग हो जाती है, ऐसे करते रहने से दिमाग में ये फिट बैठ जाता है। अच्छा, अब वृत्ति की तरफ हम चलते हैं। ये वृत्ति में इन्होंने कहा कि वो धातु ना हो, वो प्रत्यय ना हो, वो प्रत्यय ही नहीं प्रत्यय का अंत भी ना हो, ऐसी तीनों स्थिति में, जब वो धातु नहीं है, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यांत नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई भी शब्द अर्थवत हो तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब व्याकरण शास्त्र में क्या होता है, शब्द को व्याकरण नहीं, सामान्य रूप से भी आप जब देखो, शब्द दो तरीके से हो सकता है। एक तो शब्द जो हो सकता है वो अर्थवत हो और उसकी कोई व्युत्पत्ति नहीं हो। व्युत्पत्ति और अव्युत्पत्ति दो पक्ष होते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी शब्द किसी न किसी अवयव, कुछ अवयवों के मेल से बना है, यानी उसके कुछ टुकड़े हो सकते हैं, यानी वो टुकड़े टुकड़े होके बना है, बहुत सरल भाषा समझा रहे हैं। और अव्युत्पत्ति पक्ष है कि उसके टुकड़े इत्यादि नहीं होते, सीधे सीधे उसका अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के लिए राम एक शब्द है। अब राम शब्द को दोनों प्रकार से हम समझ सकते हैं। राम, हमने एकदम जैसे ही हमारे कान में राम शब्द पड़ा, राम शब्द के कान में पड़ते ही जिन लोगों का ये संस्कार है कि राम जो है वो दशरथ नंदन है, जिन्होंने ये सुना हुआ है पहले, उनके दिमाग में एकदम ये बात आ जाएगी। और ये रूढ़ भी है भाई, इतने वर्षों से ये बात रूढ़ हो गई। रूढ़ का मतलब जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं रूढ़ का मतलब, क्योंकि हम शब्द तो बोलते जा रहे हैं और वो शब्द में आप हाँ भी कर जा रहे हो, लेकिन आपको उन शब्दों का पता है नहीं क्या है। तो रूढ़ का मतलब क्या होता है आपको पता है, आप बता दीजिए रूढ़ का मतलब इनको, क्योंकि रोज ही सुनते हैं आप ये बातें, लेकिन हम तो जानबूझ के घिस रहे हैं आप लोगों को। रूढ़ का मतलब क्या होता है, रूढ़ हमने बोल दिया ना कि ये रूढ़ हो गया, तो रूढ़ का मतलब क्या है, ये रूढ़ हो गया, क्या मतलब है रूढ़ का, कुछ आ रही है महाराज, परंपरा से आने वाला जो शब्द है रूढ़ी, आप बताओ। रूढ़ हो गया हमने क्योंकि बोल दिया, रूढ़ शब्दों की बात चलेगी ना अब यहां, तो इसलिए रूढ़ हो गया बोले। जो प्रचलित हो जाए भाई, जो प्रचलित हो जाए, रूढ़ हो गया। माना किसी चीज का, जैसे गो है, गो शब्द है,
अब गो का यदि व्याकरण पक्ष से आप उसकी व्युत्पत्ति देखोगे तो गो शब्द का मतलब निकलता है गच्छति, जो चलता हो। तो चलता हुआ तो गधा भी है, चलता हुआ तो मनुष्य भी है, चलता हुआ तो खच्चर भी है। और कोई ये कहने लगेगा चलता हुआ तो बोले कार भी है। एक ने कह दी थी ये बात, एक ने व्याकरण पढ़ते हुए कह दी थी, बोले स्वामी जी चलती हुई तो कार भी है। मैंने कहा उसको चलता हुआ मत मानो, उसमें एक चेतन अलग है, वो चलाने वाला। अभी हम ये पशुओं इत्यादि पर ही लेके जाओ। तो गो का अगर आप व्युत्पत्ति पक्ष देखेंगे गो शब्द का, तो गाय नहीं निकलता। गो शब्द का आप पढ़ेंगे आगे, रूप सिद्ध भी करेंगे। गो शब्द का व्युत्पत्ति पक्ष देखेंगे आप व्याकरण दृष्टि से, तो अर्थ निकलता है गच्छति, जो चले, जो चले उसको गो कहते हैं। तो अर्थ गो में कहां गया, फिर गाय में थोड़ी गया। लेकिन रूढ़ क्या है, प्रचलित क्या हो गया गो के नाम से, गाय। गो कहती क्या दिमाग में आता है, गाय। तो जो प्रचलित हो जाए अर्थात रूढ़ी माना, वो प्रचलित हो गई है बात। अब आ गया ना रूढ़ी समझ में, रूढ़ी का मतलब पकड़ आ गया ना, रूढ़ी पर इतनी मेहनत है। अच्छा, तो राम शब्द जो है ये रूढ़ हो गया कि वो दशरथ नंदन ही है। ये हम सबके कान में इतनी बार पड़ चुका कि हमने उनको समझ लिया कि वो दशरथ नंदन है, वो भगवान है। अब यहाँ कोई व्याकरण आर्य समाजी पढ़ता होगा तो कहेगा दशरथ नंदन तक तो ठीक थी महाराज जी, ये भगवान की बात मत बोलो। कहीं गुरुजन मिले ना हमें, तो जब भी राम का रूप सिद्ध करने की बात आती थी, तो अब राम को आर्य समाजी भगवान कैसे कह देगा? वो तो उसको राजाधिराज कह देगा, एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम कह देगा। जब कृष्ण की बात आ जाती है तो हम तो, हमारे मुंह से तो आदत पड़ी हुई, हम तो भगवान निकल जाता है, झट से निकल जाता है। हमारे संस्कार ऐसे, आपके भी ऐसे ही। लेकिन आर्य समाजी से जब व्याकरण पढ़ा जाता है वो कहेगा कि योगीराज कहिए कृष्ण को। तो हमें तो ये संस्कार है कि राम मतलब दशरथ नंदन भगवान। तो ये तो हो गया इसका क्या, अव्युत्पत्ति पक्ष। जो रूढ़ हो गया उसको कहते हैं अव्युत्पत्ति, यानी जो व्युत्पन्न नहीं हुआ, केवल रूढ़ हो गया, प्रचलित हो गया। दूसरा एक पक्ष होता है व्याकरण जगत में, व्युत्पत्ति पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष का मतलब होता है कि प्रत्येक शब्द जो है वो धातु और प्रत्यय से ही बना है। प्रत्येक शब्द की कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई धातु होगी, और उस धातु में कोई ना कोई हमने प्रत्यय लगाए होंगे, और प्रत्यय लगा के उसके कुछ हमने सूत्र लगाते हुए उस रूप को सिद्ध किया होगा, अर्थात उस शब्द को बनाया होगा, और उसका अब सम्यक प्रकार से अर्थ भी निकलेगा, बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ निकलेगा। तो ये दो पक्ष होते हैं। तो अर्थवद में तो कौन सा पक्ष आ गया कि केवल अर्थवद हो, वो अर्थवद हो, भले वो व्युत्पन्न पक्ष ना हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। यदि किस व्यक्ति का अर्थवद नाम है, यानी वो उस अर्थवद का मतलब है कि उसमें कोई शक्ति है। किसी भी शब्द में एक शक्ति होती है कि नहीं होती है? जो भी शब्द आप बोलते हो उसकी शक्ति होती, तब तो एक संज्ञा होता है। जो भी संज्ञा होती है, शब्द मतलब कोई संज्ञा ही तो रखी है, उसका कोई संजी होता है कि नहीं होता है? निरर्थक तो नहीं होता वो। और यदि निरर्थक है तो निरर्थक की फिर प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। आपने कोई भी ऐसा शब्द बोल दिया जिस शब्द को ना कभी सुना गया, ना किसी का है, वो ऐसे ही आपने अपनी तिकड़मबाजी से शब्द लिख दिया, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, अर्थात अर्थवद की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो ये एक पक्ष है। और व्युत्पन्न अव्युत्पन्न पक्ष जो है, जैसे व्युत्पन्न पक्ष, अव्युत्पन्न तो आपने समझ लिया कि दशरथ नंदन राम, या आपने अव्युत्पन्न पक्ष समझ लिया। लेकिन इसका व्युत्पन्न पक्ष क्या है? व्युत्पन्न पक्ष ये है कि रमु क्रीड़ायाम धातु होती है। वो तो रूप अभी सबसे पहला वही सिद्ध होने ही जा रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। रमु क्रीड़ायाम धातु होती है, और रमु क्रीड़ायाम धातु का जो मतलब निकलता है, जो अर्थ निकलता है, वो निकलता है क्रीड़ायाम। जो भी जैसे इस प्रकार हम बोलते हैं ना, रमु क्रीड़ायाम, ऐसे ये सब हम बोलते जाते हैं, तो अंत में जो इस तरह का कोई शब्द उसके साथ जुड़ा होता है वो उसके अर्थ को द्योतित करता है कि नहीं? तो रमु क्रीड़ायाम धातु जो है वो क्रीड़ा करने अर्थ में, खेलने अर्थ में है। तो अर्थात रमन्ते योगिनाम अस्मिन इति, रमन्ते योगिनाम अस्मिन इति रामः, मतलब ये हुआ कि योगी लोग जिसमें रमण करते हो, क्रीड़ा करते हो, क्रीड़ा बोले ना, क्रीड़ा करते हो, उसको राम कहते हैं। तो फिर ये जो अर्थ, ये जो बात निकली, ये फिर दशरथ नंदन में नहीं जाएगी, ये तो फिर उसी तत्व में चली जाएगी। फिर ये तो उसी, क्योंकि योगी किस में करते हैं, वही। फिर राम को यहां पर ब्रह्म कह दिया। जब इसका व्युत्पत्ति पक्ष देखेंगे आप, तो वो केवल दशरथ नंदन राम नहीं रह गए, क्योंकि योगी केवल दशरथ नंदन राम में कैसे रमण कर देंगे? वो तो एक स्थान पर अयोध्या में रहते हैं, उनमें कैसे रमण करेंगे? यदि आप एक शरीर वाला उनको समझते हैं, तो फिर उन्हीं को विलक्षण भी आप समझेंगे, तो विलक्षण दृष्टि से आप उनको तत्व दृष्टि से समझेंगे कि वो जो है फिर उनको ब्रह्म से ही उनको द्योतित कर दिया, यानी ब्रह्म का नाम ही दूसरा राम हो गया।
ये व्युत्पत्ति पक्ष से अर्थ निकला, और अव्युत्पत्ति पक्ष से क्या अर्थ निकला था कि वो दशरथ नंदन है, दशरथ जी के पुत्र है। ये तो हो गया आपकी ऐसी बात। अच्छा, अब सूत्र की वृत्ति पर क्योंकि शुरू हो रहा है ना सरलिंग, इसलिए इसके आगे के पीछे की भूमिका सारी जमानी पड़ती है। फिर खाली सूत्र के अर्थ करके इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि बुद्धि में जब तक वो उसकी भूमिका नहीं बैठती तब तक स्वीकारती नहीं है बुद्धि उसको। इसीलिए फिर इसका ये पक्ष, इसका वो पक्ष, तो इसमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए सूत्र क्या है, कैसे चला, क्योंकि इसके आगे पीछे की सारी भूमिका ऐसे गुरु परंपरा से ऐसे पढ़ाई ही जाती है। अच्छा, फिर कहते हैं कि वो धातु ना हो, वो प्रत्यय ना हो, वो प्रत्यांत ना हो, क्योंकि धातु भी तो एक अर्थ निकलता है ना धातु का। भाई धातु ना हो ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि धातु का भी तो एक अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। उन्होंने क्या कहा कि अर्थवद हो, यानी जिसका भी अर्थ निकल जाए उसी को आप प्रातिपदिक कह दो, जिसका भी अर्थ निकल जाए उसी को आप प्रातिपदिक कह दो। तो हम फिर धातु को क्यों ना कह दे प्रातिपदिक? भाई हम तो रमु को ही प्रातिपदिक कह देते, अर्थ तो रमु का भी निकल ही रहा था। कुछ कह रहे थे रमु क्रीडायाम, क्रीड़ा करना निकल रहा है, उसी को प्रातिपदिक कह देते। बोले नहीं, इसका हमने बाद कर दिया, वो धातु नहीं हो। फिर क्या हो? बोले वो प्रत्यय भी नहीं हो। प्रत्यय क्या? क्योंकि प्रत्ययों का भी कुछ ना कुछ तो अर्थ है ही, कुछ ना कुछ तो बात है ही। भाई आप आगे जो प्रत्यय पढ़ेंगे, अनेकों प्रत्यय आप लोगों के सामने आएंगे। सुप जो अभी प्रत्यय आया, सुओ जस अमोट छसी आएंगे, इनके भी तो कुछ अर्थ है, इन प्रत्ययों की भी तो कुछ ना कुछ इनका भी निकलता है। तो बोले उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दो। बोले नहीं, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं कर सकते, सूत्र ने बाध कर दिया। फिर क्या? प्रत्यांत का कर दो। चलो, प्रत्यांत का मतलब जैसे हम कहने लगे भाई एक प्रत्यय हमारा लगा, रामेशु रूप बन गया ना रामेशु, तो रामेशु में प्रत्यय लगा कि नहीं लगा? तब तो बना ना रूप, वो सुप्रत्यय है रामेशु में। अच्छा, करोशी है, क्रियापद है करोशी, तो करोशी में भी सिर्फ प्रत्यय है कि नहीं है? तो वो प्रत्यांत भी नहीं हो, प्रत्यय भी नहीं हो, और वो शब्द जो हो वो प्रत्ययांत भी नहीं हो। तीन ही तो बात आई ना इसमें, धातु नहीं हो, प्रत्यय नहीं हो, प्रत्यांत नहीं हो। उन्हीं का तो बात किया ना उन्होंने। यदि ऐसा वो नहीं है, ना वो धातु है और कुछ ना कुछ उसका अर्थ है, लेकिन वो धातु नहीं है, प्रत्यय नहीं है और प्रत्यांत नहीं है, तो ऐसी दृष्टि में उसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। इसके बारे में एक श्लोक आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक श्लोक विद्वानों ने इन सबको समेटने के लिए बोला हुआ है ऐसे ही। विद्वान की दृग्वचो ब्रुते को रोगी कस्य नास्तिका कश्यास चंद्रम न पश्यन्ति सूत्रम तत् पाणिनेर्वदा। होता क्या था पहले, सारी जो बातें बोली जाती थी, लिख देता हूं, सारी बातें कुछ ना कुछ श्लोक घड़ के ही बोली जाती थी। छोटी सी बात भी बोली ये तो अब क्या है, ये माध्यम बिगड़ गया पूरा। कोई किसी को छोटी सी बात भी कहनी हो, बाल्टी की परिभाषा भी देनी है, तो वो भी एक श्लोक घड़ देते थे बाल्टी के लिए। तो देखो विद्वानों के पास बुद्धि थी इतनी और संस्कृत का ज्ञान था। अब देखो इन सारे जो ये सूत्र है ना, इस सूत्र के लिए भी एक श्लोक गढ़ दिया। देखो श्लोक क्या है, विद्वान की दृग्वचो यानी विद्वान कैसा वचन बोलता है। अच्छा, को रोगी, रोगी कौन होता है भाई? अब आप कहोगे गुरुजी ने तो हमें पकड़ ही लिया, जरा ये को रोगी में बता दो मुझे संधि फिर। को रोगी में भी तो कोई संधि होगी। अरे भाई संधि कहाँ जाएगी ये बेचारी, ये तो पीछा करती है हमारा हर जगह, ये तो पीछा नहीं छोड़ रही। और अभी तो क्या रोज उठा के रखेंगे, अभी उठा के रखने वाला था मैं, भूल गया। सोचोगे आप और ज्यादा। तो को रोगी, रोगी कौन? कश्यास चंद्रम, इसमें भी कोई संधि होगी। बिना संधि के तो पद बन नहीं रहे। न पश्यन्ति सूत्रम, ये इस तरह के इसमें कुछ प्रश्न खड़े कर दिए। कहते हैं विद्वान क्या बोलता है? अर्थवत बोलता है। देखो सूत्र को कैसे घटा दिया बनाने वालों ने। बोले इसी से समझ लेना आप इस सूत्र को। बोले विद्वान कैसा बोलता है भाई? बोले अर्थवत बोलता है, तो अर्थवत एक भाग आ गया। को रोगी, रोगी कौन होता है भाई?
जिसके शरीर में सप्त धातु कम हो गई हो, हाँ सप्त धातु कम हो गई यानी अधातु जो हो गया हो, अधातु बोल दिया, अधातु बोल दिया ना। कश्च नास्तिक, नास्तिक किसे कहते हैं भाई? बोले जो अप्रत्यय हो, जिसको कुछ विश्वास ना हो किसी पे, है जो अप्रत्यय उसको नास्तिक बोलते हैं। बोले कश्चित् चंद्र न पश्यति, वो चंद्रमा कब नहीं दिखता है? बोले प्रतिपदा है ना, वो जो आप बोल रहे थे ना इसका प्रतिपदा से संबंध है। तो बात तो आपको सही याद थी, लेकिन सापेक्ष परिपेक्ष कहीं और भिड़ रहा था। तो वो इस श्लोक से आप जोड़ रहे थे तार। तो कहते हैं कि भाई कौन चंद्रमा कब नहीं दिखता? बोले प्रतिपदा को नहीं दिखता। तो प्रतिपदा मतलब प्रातिपदिक। कस्याश चंद्र चंद्रम, कस्याश चंद्रम, कस्याश चंद्रम न पश्यन्ति, न पश्यन्ति, कस्याश चंद्रम न पश्यन्ति। तो प्रातिपदिक इसका उत्तर आ जाता है, निकल। तो इस तरह से ही रचा। अच्छा, इसमें आपको समझ नहीं आया क्या कोरोगी में क्या संधि है? कठिन हो गई क्या? बहुत है, आसान है काफी। नहीं, कहाँ सूत्र लग गया? कोरोगी में कितने सूत्र लग गए? धड़ाधड़ बता दो 1 मिनट में। आप बता सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है आज आपने, मुझे लगता है पेठा खाया है। आज कोरोगी में कोई संधि समझ में आ रही है कोई? अरे ओकार होता था ना किसी से, कहा होगा ये, कहा नाम की कोई चीज होगी ये, उसमें फिर आगे जा जाके क्या क्या सूत्र लगते चले गए थे। कहो कहो कहा कहू सुना है कहीं रूप किसी का? किम का कोई रूप सुना है? किम का जब रूप बनाने चलते हो तो ये सकार होगा। हाँ, अच्छा समझ में आ गए ना कौन से हैं? बस ठीक है, समझ में आ जाने चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि अर्थवद हो लेकिन धातु ना हो, प्रत्यय ना हो और प्रत्यांत ना हो। ऐसी स्थिति जब किसी शब्द की हो तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये देखना जरा, एक चीज आप लोगों के लिए संजो के रखी थी मैंने। नहीं, संजो के क्या रखना, आपको हम बता ही देते हैं अभी। तैत्तिरीय उपनिषद का आपने पढ़ा था ना अभी, कल पढ़ा था कल। अपश्व देखो, हमने टेस्ट अलग से नहीं लिया था, इसलिए इससे तो आपको गुजरना पड़ेगा, तो आप इसमें पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो हमने अलग से आप लोगों का टेस्ट लिया नहीं था, तो संधि हो गई आप लोगों की पूरी। अपश्वो वा, तैत्तिरीय उपनिषद का है अन्य, अपश्वो वा अन्य गो, लिख लीजिए। बोले तैत्तिरीय उपनिषद का है गो अश्व वेभ्यः, तैत्तिरीय उपनिषद का है भाई। गो और घोड़े से अलग अन्य कोई पशु है नहीं। ये यानी घोड़े और गो की विशेषता बताने के लिए बताया था, गीता पाठ में आई थी ये बात। आप बोलते होगे, हम तो बोलते नहीं है, कौन सी बात कहाँ आई। अपश्वो व अन्य गो अश्वेभ्यः ये आता। अब बस इसमें मुझे ये बता दो, यहां क्या चमत्कार हुआ है? आपने ऐसा कभी देखा है कि ऐसे आकार रखा हो और ऐसे ओकार रखा हो, कोई संधि ना लग जाती है ऐसे में? अच पर में है, अच पर में बैठा है, इधर भी कुछ बैठा है, तो कोई ना कोई संधि तो लगी जाती। तो संधि कौन सी इसमें प्राप्त थी और क्यों नहीं लगी? बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बहुत सुंदर बोल। सर्वत्र विभाषा गो, क्या कहता था सर्वत्र विभाषा गो? गोपद में, हाँ क्या कहता था? लोक में या वेद में? लोके वेदे चेंगन तस्य, आगे आप बता दो। लोके वेदे चेंगन तस्य, ज्यादा दूर पड़ गया, खुला नहीं। लोके वेदे चेंगन तस्य गोरति व प्रकृति भाव। यदि लोक में या वेद में गो शब्द के पर में आपको अथ मिल जाए तो आपको प्रकृति भाव में कर देना, ठीक है ना। और विकल्प से करता है, यदि विकल्प ना करे यहाँ पर तो दूसरा सूत्र लग जाएगा यहाँ पर। मतलब विकल्प, यदि विकल्प से कार्य एक कार्य ये हो गया, दूसरे पक्ष में इसमें कार्य हो सकता है, ठीक है ना। चलो
ये तो ऐसी मुझे याद आ गई, मैं रखा हुआ था मसाला आप लोगों के लिए, वो निकाल के पूछा ही नहीं मैंने, तो वैसे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी, इतना मसाला ढूंढा आपका तैतृय उपनिषद से, वो हमने आपसे पूछा नहीं। तो ये सूत्र आपका हो गया। अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र क्या कह रहा है? कृतधित समासाश्च। देखो इसमें कुछ और ऐसी, वैसे तो वस्तुतः हमने जो इसकी भूमिका जमाने के लिए बतानी थी बातें वो सारी बता दी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लगेगा हमें कि कुछ भूमिका इसकी रह गई है, तो वो बीच बीच में प्रस्तुत कर देंगे हम। तो सूत्र आगे बढ़ते रहेंगे और जो कुछ ऐसी भूमिका रहेगी समझ में नहीं आ रही आपको बताते रहेंगे। मुख्य अर्थ इस सूत्र का यही था जो आप लोगों को बताया। और ये अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम कौन सा सूत्र था? संज्ञा सूत्र था, अधिकार सूत्र था, कौन सा सूत्र था? संज्ञा सूत्र। कैसे? नहीं, बढ़िया बताया आपने, लेकिन किस दृष्टि से? घबराओ नहीं, आप सही बोलते हैं, आप घबराओ मत, बोलो। कृतधित समासास्य। अब संधि तो इसमें भी है, कृतधित में भी संधि है, बिना संधि तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। कृतधित समासाश्च 1 2 46। अच्छा, कृतधित समासाश्च। अभी हम कह के क्या आए हैं? अभी हम ये कह के आए हैं कि कोई शब्द